पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि वीविंग की हिस्ट्री के बारे में कि वीविंग कहाँ से शुरुआत हुआ, उसको उसका कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बताए थे पिछले वीडियो में। तो अब इस वीडियो में बताएँगे जो वीविंग का टर्मिनोलॉजी है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म्स होता है, उसमें कुछ मटेरियल्स, कुछ पार्ट्स होता है जिसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में वीविंग के बारे में जानना है, लूम्स के बारे में जानना है, उसका वर्किंग के बारे में जानना है, तो हमें वीविंग मशीन का जो बेसिक पार्ट्स होता है, तो उस पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, उसका क्या वर्किंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है उस पार्ट्स का, तो उसके बारे में जानेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है 3 इमेज है, 3 इमेज में से ये जो पहला इमेज है ये आपका लूम का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं। मतलब साइड व्यू है ये। लूम के अगर बाएँ तरफ या दाएँ तरफ खड़े होंगे तो आपको जो एक लाइन डायग्राम दिखेगा, वो इस टाइप का दिखेगा। इस लाइन डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? ये एक नंबर जो सबसे पीछे है, ये है रिवर्स बीम। यहाँ पे ये रिवर्स बीम आपको साइजिंग डिपार्टमेंट से मिलता है, जो साइजिंग होने के बाद जो साइज किया हुआ धागे का जो बीम बनाते हैं, रिवर्स बीम कहते हैं उसको। इसमें काफ़ी धागा होता है, पैरेलल धागे होते हैं। तो सबसे पीछे लूम में फिट किया जाता है। ये लूम के पिछले हिस्सा है, यहाँ पे रिवर्स बीम फिट किया गया है। आपको अगर 3D में देखना है, 3D इमेज चाहिए है, यहाँ पे पीछे आपको दिखाई दे रहा है एक रिवर्स बीम है। तो रिवर्स बीम से जो धागा निकला, इस एरो की मदद से आगे देखिए, ये आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद आके किसको टच किया? 2 नंबर और 3 नंबर को। 2 नंबर 3 नंबर जो है ये बैकरेस्ट है। वर्क बीम से जो धागा निकला, पैरेलल वर्क से जो निकला है, उसके बाद ये मूव करेगा। ये जो है बैकरेस्ट से। बैकरेस्ट क्या करते हैं बेसिकली, जो वर्क शीट है इसको गाइड करता है, आगे इसको फॉरवर्ड करता है। इसको गाइड करने के लिए ये बैकरेस्ट दिया जाता है। फिर बैकरेस्ट के बाद ये आएगा 4 नंबर और 5 नंबर क्या है, ये लीज रॉड है। लीज रॉड क्या करते हैं, जो प्लेन लूम है उसमें क्या होता है, जो वार्प ऑफ मोशन उसमें होता नहीं है। वार्प ऑफ मोशन बेसिकली अगर कोई वार्प का धागा टूटता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लूम को बंद करने के लिए वार्प ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्लेन लूम में क्या होता है, वो वार्प ऑफ मोशन होता नहीं है। तो ये लिजर्ड बेसिकली क्या करते हैं, जो वार्प शीट है उनको 2 अलग-अलग लेयर में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 लिजर्ड दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, जो धागे का जो पोजीशन है, वो पोजीशन बरकरार रहता है। अगर कोई भी धागा यहाँ पे टूट जाएगा तो इस इसकी मदद से इसका जो पोजीशन है, हम उसको ढूँढ पाएँगे और उसका पोजीशन मेंटेन कर पाएँगे, ताकि धागा आपस में उलझ ना जाए। इसलिए लीज रॉड की इस्तेमाल किया जाता है। 2 लीज रॉड दिया गया है। पहला लीज रॉड में जो शीट ऊपर था, फिर अगले वाला लीज रॉड में वो डाउन हो गया, और यहाँ पे जो नीचे था, ये ऊपर, जो आगे वाला लीज रॉड में जाके ऑफ हो गया। तो सीट को 2 सीट में, जो ऑफ सीट है उसको 2 सीट में डिवाइड करते हैं, और जो धागे का जो पोजीशन है उसको मेंटेन करते हैं। फिर आगे बढ़ते जाएँगे। इसके बाद धागा जो जो एलिमेंट से पास किया जाता है उसका नाम है हील्ड फ्रेम। 6 नंबर और 7 नंबर है, ये हील्ड फ्रेम है। यहाँ पे 2 हील्ड फ्रेम दिखाया गया है। 2 हील्ड फ्रेम से आपको प्लेन वेव बन सकता है या फिर प्लेन वेव का डेरिवेटिव बन सकता है, ये आपको पता है। मिनिमम 2 हील्ड फ्रेम चाहिए। फैब्रिक बनाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 हील्ड फ्रेम चाहिए। एक हील्ड फ्रेम में आप कपड़ा नहीं बना सकते। ये हील्ड फ्रेम जो है, हील्ड फ्रेम में आपको हील्ड वायर होता है और हील्ड वायर के बीच में हील्ड आई होता है, जो जिस हील्ड आई से धागे को पास किया जाता है। हील्ड फ्रेम का बेसिकली जो काम है वो है, जो सीट है, सीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, एक टॉप सीट, एक बॉटम सीट में डिवाइड करना होता है। शेड फॉर्मेशन करना होता है, ताकि जो यहाँ पे पैसेज बनेगा, जो मेरा पॉइंटर दिख रहा है, जो पैसेज बनेगा, उस पैसेज के थ्रू शटल को पास किया जा सके, जिसके अंदर वेफ्ट yarn होता है, ताकि हम वेफ्ट की दिशा में हम धागा डाल सकें। ठीक है। अब हेड फ्रेम के बाद आया रीड। ये जो 8 नंबर एलिमेंट दिख रहा है इसको रीड कहते हैं। इस रीड में डेंट होता है, डेंट के थ्रू ये वार्प के धागे को पास किया जाता है। तो इसलिए
रीड का जो काम है वो जो बीटअप का काम करता है, मतलब जो पिकिंग हुआ लास्ट लिलेट पिक जिसको कहते हैं, लास्ट जो बीटअप होगा वो धागा थोड़ा तिरछा होता है। जैसे यहाँ पे ये जो टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, मेरे पॉइंटर को फॉलो करिए, ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए पिकिंग होने के बाद धागा थोड़ा तिरछा है। तो इस तिरछे धागे को एक क्लॉथ फेल तक यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस रीड का इस्तेमाल किया जाता है। ये रीड टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, आगे पीछे मूवमेंट होता है। जैसे भी पीकिंग होने के बाद ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा और जो पीक था वो क्लॉथ ऑफ हिल तक पहुंचा देगा, तो जाके कपड़ा वीव होगा। इसका दूसरा काम है रीड का, जो वार्प थ्रेड है, ये जो वार्प थ्रेड है इसका जो स्पेसिंग है, एक धागे से दूसरे धागे का जो डिस्टेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए रीड का इस्तेमाल किया जाता है। हमें कपड़े में कितना धागा चाहिए 1 इंच के अंदर, वाफ्स का जो वार्प का धागा है 1 इंच के अंदर कितना रखना है, 40, 50, 60, वो रीड से डिसाइड होता है। हमें रीड वैसे चूज करना होगा और डेंटिंग ऑर्डर वैसे ही चूज करना होगा, ताकि हमें जो फैब्रिक चाहिए, जिस फैब्रिक में जितना ईपीआई चाहिए, वाट्स पर इंच पर इंच चाहिए, वो हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। उसके हिसाब से हमें रीड को डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद आता है 9 नंबर, जो है ये फेल-अप क्लॉथ है। मतलब फेल-अप क्लॉथ वो पॉइंट है जहाँ पे फैब्रिक, मतलब जो पीक है, पीक बना हुआ फैब्रिक का लास्ट पॉइंट है, और उसके पीछे का जो हिस्सा है अनवोवन पार्ट होता है। ये फेल ऑफ क्लॉथ है। इसके आगे वाला जो हिस्सा होगा एक बुना हुआ कपड़ा है, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो वीव नहीं हुआ है, अनवोवन फैब्रिक है। तो उसी पॉइंट के बाद आगे जो आपको कपड़ा मिलेगा वो बुना हुआ कपड़ा मिलेगा। उसके आगे 10 नंबर जो एलिमेंट दिख रहा है ये टेम्पल है। ये टेम्पल का काम क्या होता है, फैब्रिक को अपने विड्थ मेंटेन करने के लिए, फेल ऑफ क्लॉथ में उसका जो विड्थ है वो मेंटेन करने के लिए उस ये टेम्पल का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पल फैब्रिक को पकड़ के रखता है किनारे से, ताकि वो सिकुड़ ना जाए। अगर फैब्रिक अगर सिकुड़ जाएगा, अगर टेम्पल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर मान लो फैब्रिक अगर सिकुड़ गया, तो जो किनारे पे जो धागा है वार्प का, वो रीड के डेंट के साथ काफ़ी एब्रेजन होगा, और एब्रेजन के चलते वो धागा टूट जाएगा। इसके लिए ये टेम्पल डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ताकि वो सही टेंशन में इस फैब्रिक को पकड़ के रखे फेल अप क्लॉथ में, ताकि जो पीछे का जो विड्थ है वार्प शीट का और सामने जो फैब्रिक का विड्थ है वो बराबर मेंटेन हो, ताकि धागा टूटे ना। तो टेम्पल के बाद जो आपका है वो है 11 नंबर, इसको कहते हैं ब्रेस्ट बीम, या फिर फ्रंट रेस्ट भी कहा जाता है इसको। ये फैब्रिक को गाइड करते हैं, या फैब्रिक बन गया टेम्पल के बाद आया फ्रंट रेस्ट पे, फ्रंट रेस्ट इसको गाइड करते हैं। उसके बाद आता है ये एक 12 नंबर जो एम्ब्री रोलर है, एक्चुअली टिकअप रोलर कहते हैं इसको। इसी की मदद से फैब्रिक आगे मूव मूव होता है, आगे इस दिशा में मूव होगा बना हुआ फैब्रिक। फिर 13 नंबर पे आएगा ये टेंशन रॉड है। उसके बाद आएगा 14 नंबर जो है क्लोथ रोल है। ये जो फैब्रिक बना है, बनने के बाद धीरे-धीरे ये 12 नंबर जो है एम्ब्री रोलर की मदद से ये, और टेंशन रोलर की मदद से इस 14 नंबर जो रोल है क्लोथ रोल में फैब्रिक वाइंड किया जाएगा, बना हुआ फैब्रिक। इसका बेसिक काम यही है। एम्ब्री रोलर जो है यही डिसाइड करता है कितना स्पीड में घूमना है। इसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि फैब्रिक में कितना पीपीआई आएगा। ये जो फैब्रिक दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना पीपीआई आएगा वो डिसाइड करते हैं ये आपका एम्ब्री रोलर, या फिर टेकअप रोलर कहते हैं इसको। इसके स्पीड के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके कपड़े में कितना पीपीआई आना है। उसके बाद ये टेंशन रोलर की मदद से यहाँ पे जो क्लोथ रोल में है फैब्रिक इसमें वाइंड हो जाएगा। सही टेंशन देने के लिए टेंशन रोलर भी यूज़ किया गया है, ताकि जो फैब्रिक पैक किया जाए रोल में वो काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकिंग हो। ये आपका बेसिंग हो गया। जो लाइन डायग्राम है वीविंग मशीन में जो पाथ है वार्प यार्न का एकदम कपड़ा बनने तक, ये आपका टॉप व्यू हो गया। पीछे ये वार्प बीम है, ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। बी1 और बी2 जो है ये आपका हिल फ्रेम है 2। सी जो है वो रीड हो गया। सी का जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। और ये ई हो गया शटल, शटल के अंदर हो गया आपका पर्ल, जिसके अंदर होता है वेब का धागा। ये भी टू एंड फ्रो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं। जो लूम है, लूम के लेफ्ट टू राइट एक साइकिल में मूवमेंट करेंगे, ताकि जो कपड़ा बन रहा है उसमें वेब का फिल किया जा सके। आप इस एक-एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। अब वोवेन फैब्रिक है, जैसे कि मैं पहले बताया कि वोवेन फैब्रिक में 2 एलिमेंट होता है, 2 धागा का इंटरलेसमेंट होता है वोवेन फैब्रिक।
एक होता है वार्प और दूसरा होता है वेब। जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है उसको वार्प कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसको वेब कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है आपको, जो पतला धागा दिखाई दे रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वो वार्प है, और जो धागा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है ये आपका वेब है। दोनों का इंटरलेसमेंट से जो बनता है वो होता है वोवेन फैब्रिक। तो वार्प क्या होगा, द थ्रेड इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वोवेन फैब्रिक इज कॉल्ड वार्प, और थ्रेड्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस इन वोवेन फैब्रिक इज कॉल्ड वेब, जैसे मैंने आपको बताया। फिर एंड और पीक तो क्या कहते हैं, सिंगल थ्रेड ऑफ वार्प इज कॉल्ड और डिनोटेड एज एंड। वार्प शीट के एक सिंगल धागे को एंड कहते हैं, और वेफ्ट के एक सिंगल धागे को कहते हैं पीक। सिंगल थ्रेड ऑफ वेफ्ट इज कॉल्ड एज पीक। फिर ईपीआई पीपीआई क्या है, ईपीआई हो गया आपका एंड्स पर इंच, एक इंच में कितना वार्प का धागा है उसको कहते हैं ईपीआई एंड्स पर इंच। और पीक पर इंच होता है एक इंच में वेफ्ट का कितना धागा है उसको कहते हैं पिक्स पर इंच। अब कुछ एलिमेंट के बारे में, उसके काम के बारे में जानेंगे। ये आपका हो गया हिल फ्रेम, जो जैसे कि इमेज में दिख रहा है। हिल फ्रेम वैसे बेसिकली स्टील का या एल्युमिनियम का या तो वुडन मटेरियल से भी बना होता है। ये होता है हिल फ्रेम, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ये हिल फ्रेम है। ये भी हिल फ्रेम का कनेक्टर है, और इसके बीच में ये जो दिख रहा है, जो चमक रहा है थोड़ा वेयर जैसे दिख रहा है, ये होता है हिल्ड वेयर। और ये हिल्डर के बीचों बीच दिखाई दे रहा होगा, ये है हिल्ड आई। इसी हिल्ड आई के थ्रू ये पास किया जाता है वार्प का यार्न को। एक एक हिल्ड आई से एक एक वार्प यार्न पास किया जाता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है हिल का, जैसे कि मैं बताया कि ये वार्प शीट को डिवाइड करने में, अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड करने में मदद करता है। और नंबर ऑफ हिल फ्रेम कितना लगेगा वो डिसाइड होगा आपका जो डिजाइन है, डिजाइन का ड्राफ्टिंग है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितना हिल फ्रेम हमें लगाना है। और ये धागे को जो सीक्वेंस है, धागे का सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं हिल फ्रेम। जिस हिसाब से हम ड्राइंग करेंगे, अगर मान लीजिए 4 फ्रेम लगा है और इसका ड्राइंग बड़ा स्ट्रेट है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे क्रम में बढ़ता रहेगा। मतलब 1 नंबर धागा 1 नंबर से, 2 नंबर धागा 2 से, 3 नंबर 3 से, 4 नंबर 4 से, फिर 5 नंबर धागा 1 नंबर हिल फ्रेम से, ऐसे करके ड्रॉ करते जाएंगे। ये जो सीक्वेंस है वर्क के धागे को ड्राफ्टिंग के हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं। और पिकिंग करने के लिए वार्प शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि शटल को पास किया जा सके। और इसका जो लिफ्टिंग है, कौन सा हिल फ्रेम ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, वो डिसाइड होता है। आपका जो पेग प्लान बनता है या लिफ्टिंग प्लान बनता है उससे डिसाइड होता है कि कौन सा हिल फ्रेम ऊपर रहना है, कौन सा हिल फ्रेम को नीचे रहना है पिकिंग के दौरान। ठीक है, अब आ गया था स्ले। जैसे कि आपको एक हैंडलूम का यहाँ पे इमेज दिखाया है स्ले, जो एडी लिखा हुआ है, ये एक स्ले है। स्ले बेसिकली जो है, इसको रेसबोर्ड भी कहा जाता है, स्ले रेसबोर्ड। इसमें इसके इसके साथ एक रीड लगा होता है, और रीड के ऊपर रीड कैप लगा होता है। ठीक है, इसका जो बेसिकली काम है, स्ले जो है, स्ले एक तो रीड को कैरी करता है, साथ में ये शटल के लिए एक पाथ बन जाता है। यहाँ पे जैसे वार्प शीट यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, वार्प शीट जब रहेगा और तो वार्प शीट के बीच में जो गैप बनेगा, जो शेड फॉर्मेशन होगा, इसी जगह पे शेड फॉर्मेशन होगा, तो फिर इसके बीच में से हम शटल को पास करेंगे। जब शटल को पास करेंगे तो बॉटम में सपोर्ट के लिए इसलिए काम करता है। अगर नीचे बॉटम में कुछ होगा नहीं तो शटल कैसे सपोर्ट करेंगे, तो इतना भारी शटल होता है, कम से कम आधा किलो का शटल होता है, वो अगर नीचे सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा नीचे, तो वीविंग नहीं हो पाएगा। तो उस शटल को सपोर्ट देने के लिए ये स्लेब बोर्ड का यूज किया जाता है। पिचिंग के दौरान शटल इसी के ऊपर से मूव करता है। शटल कैसे मूव करता है, शटल ये स्लेब बोर्ड हो गया, स्लेब बोर्ड के ऊपर रहता है बॉटम सीट, फिर उसके ऊपर शटल होता है, फिर ऊपर होता है टॉप सीट। जैसे मैं डिवाइड किया हुआ सीट को, टॉप सीट होगा और बॉटम सीट में, बॉटम सीट इस पर टच किया रहता है स्लेब बोर्ड में, और जो शटल है वो उसके ऊपर से पास करते हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, राइट टू लेफ्ट टू राइट, ऐसे शटल का मूवमेंट होता है। और ये जो स्ले है इसका मूवमेंट टू एंड फ्रो है, ये रीड को कैरी करता है, रीड भी टैप करते हैं। इसका बेसिकली काम यही है। तीसरा है शटल।
शटल सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है। शटल यहाँ पे आपको 4 शटल दिखाई दे रहा होगा, अलग-अलग शटल है। शटल में दिखाई दे रहा होगा, शटल में जो 2 टिप है दोनों तरफ, ये मेटल का बना होता है, ताकि पिकर के साथ जब इसका टक्कर होता है, जब इसको टकराता है मशीन पार्ट से, पिकर से, इसको स्टॉप करने के लिए, ये टूट ना जाए, ये हिस्सा खराब ना हो जाए, इसलिए इसमें मेटल का पार्ट यूज़ किया जाता है। देखिए सारे उसमें मेटल का पार्ट है। जो भी पावर लूम में शटल चलता है सारे में मेटल होता है। अगर हैंडलूम है तो इसमें मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये प्लेन होता है, लकड़ी का ही बना होता है पूरा। ये जो शटल है, इसके अंदर देखिए एम्प्टी पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। शटल के अंदर एक खाली जगह भी है, जिसके अंदर हमने पर्न को फिट करते हैं, बॉबिन या पर्न कहते हैं उसको फिट करते हैं, जो वेब सप्लाई करते हैं पिकिंग के दौरान। यही शटल राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता है वीविंग साइकिल के दौरान, और ये पिकिंग करते हैं, और मतलब ये वेब का कैरियर हो गया बेसिकली। ये लकड़ी का बना होता है बेसिकली, इसका वेट लगभग आधा किलो के आसपास होता है, टोटल जो शटल का वेट है। अब शटल बॉक्स क्या है? ये एक प्रकार का हाउसिंग हो गया शटल के लिए, मतलब शटल जैसे मूव करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये एक हाउसिंग हो गया। अपने मतलब बाएं तरफ से मान लीजिए पिकिंग की है, ये शटल बॉक्स में था, यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है शटल बॉक्स, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास शटल है, आपने पिकिंग किया, फिर ये स्लेब बोर्ड के ऊपर से जाएगा उस तरफ राइट साइड में, फिर वहाँ पे एक हाउसिंग होगा शटल पकड़ने के लिए, शटल को ग्रिप करने के लिए, उसको शटल बॉक्स कहा जाता है। और इसको जो भी मूवमेंट दिया जाता है शटल को, वो शटल बॉक्स के अंदर से होता है। इसमें पिकर होता है शटल बॉक्स के अंदर, वही पिकर शटल को मूवमेंट देते हैं, और इसको एकोमोडेट करने के लिए शटल बॉक्स की यूज़ किया जाता है। दोनों तरफ शटल बॉक्स होता है, और शटल बॉक्स हमेशा स्ले बोर्ड से लगा हुआ होता है, स्ले बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे स्ले रेस बोर्ड मूवमेंट करता है टू एंड फ्रो, उसके साथ ये शटल बॉक्स भी मूवमेंट करता है टू एंड फ्रो। और क्या होता है, टॉप साइड एंड बॉटम साइड, टॉप एंड साइड ऑफ द बॉक्स टुवर्ड्स द रेस आर ओपन। ये शटल बॉक्स जो है ऊपर में खुला हुआ है, और जो रेस बोर्ड की तरफ है वो ओपन होता है, ताकि रेस बोर्ड की तरफ से खुला होगा तभी जाके शटल यहाँ पे आके अंदर आ पाएगा शटल बॉक्स के। और ऊपर इसलिए खुला होता है कि जो पिकर है, अगर ऊपर से पिकर को जो ड्राइव दे रहे हैं पिकर को, शटल को अगर ऊपर से ड्राइव देना होगा तो इसको खाली रखना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से खाली होता है। ठीक है, ये शटल बॉक्स का मेन काम हो गया, शटल को हाउसिंग के लिए, शटल को रखने के लिए। पिकिंग के बीच में मान लीजिए पिकिंग हो रहा है, दोनों पिकिंग के बीच में जितना टाइम है, ड्वेल पीरियड है, उस पीरियड में यहाँ पे होल्ड करने के लिए शटल को एक जगह चाहिए, उसी जगह इस शटल बॉक्स में मिलता है उसको, दोनों तरफ शटल बॉक्स होता है। ठीक है, उसके आगे है पिकर। पिकर वो डिवाइस है जो शटल बॉक्स में ये एक्चुअली प्लास्टिक और सिंथेटिक में का बना होता है। ये इट में प्लेस्ड ऑन ए स्पिंडल और ग्रुप इन द शटल बॉक्स। ये शटल बॉक्स है, इसके अंदर स्पिंडल भी हो सकता है, अगर स्पिंडल नहीं होगा तो ग्रुप होगा इस स्पीकर को एकोमोडेट करने के लिए। जो आपको पिकर का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पिंडल होता है इसके अंदर, यहाँ पे जो होल दिखाई दे रहा है इसके अंदर स्पिंडल लगा होगा, और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा स्पिंडल के थ्रू। तो स्पिंडल इसको गाइड करने के लिए बढ़िया होता है, इसलिए यहाँ पे एक होल है, तो ये स्पिंडल के इसके अंदर स्पिंडल रहेगा, जिस स्पिंडल के थ्रू ये जो पिकर है टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा पिकर। जैसे पिकिंग होगा पिकर ऐसे इस तरफ पुश करेगा तो शटल आगे बढ़ेगा। ठीक है, इट यूज टू ड्राइव द शटल फ्रॉम वन बॉक्स टू अनदर, जैसे बताया कि ये एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स को इसको ड्राइव देने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा काम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मतलब पिकर है, अगर दूसरा बॉक्स से अगर शटल आ रहा है पिकिंग होके, यहाँ पे आके रुकेगा, तो जो फोर्स है उसको रोकने के लिए पूरा फोर्स जो है ये पिकर ही एब्जॉर्ब करता है शटल बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है रीड। रीड क्या है? इट्स ए मेटालिक कोम दैट इज फिक्स्ड टू द स्ले विथ ए रीड कैप। मैं जैसे आपको पता बताया था, जो इमेज में दिख रहा है आपको, जो रीड है ये स्लेव वुड में लगा होता है, स्लेव वुड के पीछे लगा होता है, और इसके ऊपर एक रीड कैप होता है। ये कैप जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई शटल पावर में शटल चल रहा हो तो हमेशा चांसेस रहता है कि शटल फ्लाई आउट हो जाए उस रेस बोर्ड से। तो उसी फ्लाई को बचाने के लिए, फ्लाई को रोकने के लिए एक रीड कैप का यूज़ किया जाता है ऊपर, ताकि ये गाइड जैसे फ्लाइट होने का संभावना हो तो ये
जो रीड है जो शटल है इस रीड के में जाकर टकराएगा तो शटल बाहर नहीं भागेगा मशीन से, ताकि किसी और को चोट ना पहुँचे। और डेंट्स क्या होता है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रीड्स है, रीड्स के अंदर मेटेलिक वायर होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव दो वायर के बीच में जो गैप होता है उसी को रीड का डेंट कहते हैं। रीड का काम क्या है, ये रीड पुशेस द लास्टली लेड पीक ऑफ वेब इनटू द क्लॉथ फिल्म। जो हमने पीकिंग के दौरान जो वेब इंसर्ट किया उसको क्लॉथ फिल्म तक पुश करने के लिए रीड का इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स हेल्प्स टू मेंटेन द वार थ्रेड डेंसिटी, जो ऑप्शन डेंसिटी होता है जिसको मैं यूपीआई कहता हूँ, तो उसी को मेंटेन करने के लिए रीड का इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए गाइड टू द शटल व्हिच पासेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जैसे स्लेव बोर्ड भी होता है शटल को गाइड करने के लिए, उसके पीछे लगा होता है ये रीड। ये भी एक महत्वपूर्ण काम करता है शटल को गाइड करने के लिए। जैसे शटल रेस बोर्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, जैसे सामने की तरफ मूवमेंट करेंगे, अगर पीछे सपोर्ट नहीं होगा रीड का तो शटल जो है बाहर निकल जाएगा रेस बोर्ड से। तो उसी को गाइड करने के लिए भी ये रीड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब है वीवर्स बीम, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है ये इंडस्ट्रियल इमेज है। ये इतना बड़ा वीवर्स बीम होता है, ये लूम के पीछे लगा होता है वीवर्स बीम्स। ये वीवर्स बीम वही है जो साइज किया हुआ धागा आपको साइजिंग डिपार्टमेंट से जो बीम मिलता है उसी को वीवर्स बीम कहते हैं। इस बीम में मान लीजिए बहुत जो लेंथ होता है इसमें जो धागा लपट जाता है 1000 से लेके 5000 6000 तक धागा इसमें लपट सकता है। और फिर जो थ्रेड का जो डेंसिटी है जो काउंट है उसके हिसाब से हम कितना लेंथ इसमें लपेट सकते हैं उसी से डिसाइड होता है। धागे में काउंट क्या है और आपका थ्रेड डेंसिटी क्या है पूरा बीम में, इसके हिसाब से। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है ये बैक रेस्ट है। बैक रेस्ट क्या है, इट इज प्लेस्ड अबव द रिवर्स बीम, इट मे बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग टाइप। ये जो है ये बैक रेस्ट है, जो स्टील में जो चमक रहा है बैक रेस्ट है, ये रिवर्स बीम के ऊपर लगा होता है। ये हो सकता है ये फ्लोटिंग टाइप हो, मतलब ये घूम सकता है अपने एक्सिस पे, या तो नहीं भी घूम सकता है, डायरेक्ट गाइड कर सकता है। अगर ये फ्लोटिंग टाइप होगा, फ्लोटिंग टाइप क्या काम करता है, जो टेंशन है वर्कशीट में ये टेंशन मेंटेन करने के लिए इस एक एज ए सेंसर का काम करता है ये बेसिकली। ये जो बैकरेस्ट है ये बेसिकली वर्कशीट में क्या टेंशन है उसको सेंसर करता है। इन द सेकंड केस इट एक्ट्स बोथ एज गाइड एंड एज ए सेंसर ऑफ सेंसिंग द वर्क टेंशन। इसमें वर्क टेंशन सेंस करने के लिए ये फ्लोटिंग टाइप का जो बैकरेस्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्लोटिंग टाइप नहीं है, फिक्स्ड है, तो उसी वो सिर्फ मतलब इसको सिर्फ गाइड करने के लिए वेबसाइट को यूज किया जाता है। फ्रंट रेस्ट क्या है, फ्रंट रेस्ट ये है जैसे मैंने आपको दिखा था शुरू में, ये होता है आपका फ्रंट रेस्ट। ये आपका फ्रंट रेस्ट होता है, मतलब फैब्रिक बनने के बाद ये क्लॉथ फेल से लेके क्लॉथ रोल तक ये फैब्रिक को ओवन फैब्रिक को गाइड करता है फ्रंट रेस्ट। ठीक है, here it is placed above the roll at the front rest of the loom and acts as a guide of the cloth being wound onto the cloth roller। मतलब क्लॉथ रोलर तक, क्लॉथ फेल से क्लॉथ रोल तक कपड़े को वाइंड करने के बाद ये गाइड करता है फ्रंट रेस्ट। अब क्लॉथ रोलर क्या है, फ्रंट रेस्ट के बाद जो आता है कपड़ा वाइंड करने के लिए उसको कहते हैं क्लॉथ रोल, जी जहाँ पे वुवन फैब्रिक वाइंड किया जाता है रोल के ऊपर। और ये जस्ट फ्रंट रेस्ट के नीचे होता है, द रोलर इज प्लेस्ड विद द फ्रंट रेस्ट। ये आपका हो गया मोटा मोटा आपका जो टर्मिनोलॉजी है जो वीविंग मशीन में, यही है बेसिकली। आगे जब लूम के बारे में पढ़ेंगे और भी अलग अलग टाइप का टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे शेडिंग डिवाइस क्या क्या है उसमें अलग अलग टाइप का शेडिंग किया जाता है, तो उसमें अलग से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।